नमस्कार दोस्तों, क्लास विद डीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये तीसरा पार्ट है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ऑप्शन ए है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी संक्षारण। दोस्तों, इसमें हम उदासीनीकरण की बात करें तो उदासीनीकरण कहता है कि जब हम अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है परंतु हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन इसका विपरीत है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसको हम कहते हैं अपचयन। संक्षारण दोस्तों वह होता है कि जब हम धातु को क्या करते हैं, नम आर्द्रता में रखते हैं तो वह संक्षारित होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी संक्षारण। दूसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, हम बात करें तो कह रहा विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। विरंजक चूर्ण का दोस्तों सूत्र होता है CaOCl2। इस पर कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने से, तो हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं दोस्तों तो बनेगा, देख सकते हैं CaSO4। इसके अलावा बनेगा H2O और बनता है Cl2। तो दोस्तों, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो वो होता है क्लोरीन। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, क्लोरीन सही होगा। तीसरा कह रहा दोस्तों कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए है CHO, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी OH, ऑप्शन डी COOH। दोस्तों, हम CHO की बात करें तो ये होता है एल्डिहाइड का। दोस्तों, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है, जबकि हम C की बात करें OH तो ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। और हम बात करें COOH का तो ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है। तो बात करें CO का तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह होगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों CO। ऑप्शन प्रश्न संख्या हम 4 की बात करें तो कह रहा है आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी संयोजकता, ऑप्शन डी रासायनिक क्रियाशीलता। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों, जब मेंडलीव का आवर्त सारणी था तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया, लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी आई तो उसमें तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, यानी कि इसका ऑप्शन होगा बी परमाणु संख्या। बात करें, कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि धावन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी फिटकरी और ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। दोस्तों, धावन सोडा की बात करें तो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका प्रयोग जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए नहीं किया जाता है। बेकिंग सोडा की बात करें दोस्तों तो इसका सूत्र होता है NaHCO3।
इसको दोस्तों हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग भी जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए नहीं किया जाता है। फिटकरी, फिटकरी का बात करें तो इसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। दोस्तों ये ऑप्शन भी सही नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन डी। और इसका सूत्र दोस्तों अभी हमने बताया कि होता है CaOCl2। इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कर एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी +6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -24 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। वक्रता त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। पूछ रहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम f से लिखते हैं और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f बराबर r/2। फोकस दूरी पूछ रहा है तो f बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 दो जगह दिया गया है, b +6 सेंटीमीटर और d -6 सेंटीमीटर। इनमें से कोई एक सही है। अब देखेंगे कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। बात कर रहा अवतल दर्पण की तो दोस्तों हम याद रखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा -6 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा -6 सेंटीमीटर। बात करें अगले प्रश्न की तो कह रहा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन ए 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यहां पर दिया गया है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की चाल को हम c से लिखते हैं। अब यहाँ दिया गया है 3/2 अपवर्तनांक वाले, तो अपवर्तनांक को दोस्तों हम n से लिखते हैं। पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल दोस्तों इसको हम v से लिखेंगे, लेकिन चूंकि माध्यम प्रकाश है तो हम यहाँ पर g यानी कि ग्लास दिखा सकते हैं और यहाँ पर भी हम ग्लास दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इनमें जो संबंध होता है वो होता है n बराबर CG/VG, यानी यहाँ हो जाएगा वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से अगर हमको इसको निकालना है तो हम दोनों को ट्रांसफर करें अगर, तो हमको मिल जाएगा VG बराबर CG/N। अब दिया गया है C का जो मान है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यहाँ लिखेंगे 3 × 10⁸, जबकि n का मान दिया गया है 3/2। अब ये दो दोस्तों ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ × 2, नीचे हो जाएगा 2 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है एक तार से प्रति सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान है। ए बराबर दिया गया है 1.6 × 10⁻−19 एम्पियर, बी दिया गया है 3.2 × 10⁻−19 एम्पियर, ऑप्शन सी है 3.2 × 10⁻18 एम्पियर, डी का मान 1.6 × 10⁻18 एम्पियर। तो इसको देखें तो कह रहा एक तार से प्रति सेकेंड यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि t बराबर 1 सेकेंड दिया गया है। समय को हम t अक्षर से लिखते हैं, जबकि कह रहा कि प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोस्तों ये संख्या दिया गया है, इसलिए इसको हम n से दिखाते हैं
और n का यहाँ मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो दे दिया गया है 10 इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान। प्रवाहित धारा और धारा को हम I अक्षर से लिखते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा है कि Q बराबर होता है N गुणा E, जबकि हम Q बराबर I गुणा T भी जानते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा I गुणा T बराबर N गुणा E, जबकि I बराबर लिख सकते हैं N गुणा E बटा T, जबकि E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यह हमको याद रखना होता है कि E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब यहाँ पर मान रखें तो हम देखेंगे कि N का मान दिया गया है 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10, जबकि E का मान हमने देखा 1.6 गुणा 10 की घात -19, जबकि T का मान दोस्तों हमने देखा प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड। तो यहाँ पर रखेंगे 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 1.6 गुणा, यहाँ पर 10 की घात 1 है, जबकि यहाँ 10 की घात -19 है, तो हो जाएगा 10 की घात -18। चूंकि I धारा है तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। इसका सही जवाब होगा 1.6 गुणा 10 की घात -18 एम्पियर। अगर ऑप्शन में देखें तो यह ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1.6 गुणा 10 की घात -18 एम्पियर। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत रखे L लंबाई के I धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण है। दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी BIL होगा, क्योंकि इसमें जो लगने वाला बल होता है वो बल चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसमें जो चालक तार की लंबाई होता है उस चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, और उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम तीनों नियम को मिलाते हैं तो हमको यहां से मिलता है F प्रोपोर्शनल IBL। तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो जुड़ जाता है K इंटू IBL, जहां K का मान 1 है तो F बराबर आ जाता है IBL, जिसको हम लिख सकते हैं BIL। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है F बराबर BIL, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा BIL। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी प्रेरित विद्युत धारा। दोस्तों फ्लेमिंग ने जो नियम बताया कि दक्षिण हस्त नियम, तो दक्षिण हस्त नियम कहता है, यानी इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, सामने की उंगली और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि सामने की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा बल की दिशा को बताता है, तो मध्यमा उंगली इसमें बहने वाले प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो दोस्तों इसमें जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा को बताता है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बल। इसके अलावा दोस्तों जो ये दक्षिण हस्त नियम होता है, दक्षिण हस्त नियम जब हम जनित्र पढ़ते हैं तो जनित्र में दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही प्रश्न आपके सामने लेकर के आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।